आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज आपका लाडला भाई अरविंद निवा आपके साथ यूट्यूब के जुनूनी बातें चैनल के ऊपर एक नए एपिसोड के साथ में उतर रहा है। जेम्स बॉन्ड, नाम ही काफ़ी है। मैं मेरी 4 लाइनें आपको कोट करते हुए आगे बात को स्टार्ट करता हूँ कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल जुगनू, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक इंडिया की ऐसी शख्सियत जो भारत ही नहीं विश्व पटल पर एक अपनी अलग छवि रखती है, जिसका नाम है अजीत डोभाल, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि विरोधी उससे थर थर कांपते हैं। दाऊद इब्राहिम तक अजीत डोभाल के नाम से कम कपाते हैं, जिसका जन्म उत्तराखंड में 20 जनवरी 1945 को होता है। उसके पिताजी आर्मी में मेजर GN डोभाल जी थे। इनकी स्टडी अजमेर मिलिट्री स्कूल में होती है। मास्टर डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से होती है 1966 के अंदर। और 1966 में इकोनॉमिक्स से वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में UPSC की 1967 के अंदर वो एग्ज़ाम देते हैं और केरल कैडर के IPS ऑफिसर बनते हैं और केरल के अंदर SP के रूप में वो अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं। दोस्तों, 28 दिसंबर 1971 केरल के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे फैल जाते हैं और दंगे इतना भयावह रूप ले लेते हैं कि बहुत सारी जान माल की वहाँ हानि होती है। उसी बीच 1971 के अंदर अजीत डोभाल को उस दंगों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अजीत डोभाल इतनी बेखूबी से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं जिसमें जिनके पीछे जो सामाजिक तत्व थे उनको उखाड़ फेंकते हैं और मात्र 2 दिन के अंदर पूरे के पूरे जो दंगाई मामला था उसको शांत कर देते हैं। उसके बाद 1972 के अंदर अजीत डोभाल को दिल्ली बुला लिया जाता है और दिल्ली के अंदर 1972 में दिल्ली बुलाने के बाद में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर डेपुटेशन के ऊपर उनको भेज दिया जाता है। और इसी बीच दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मिजो नेशनल फ्रंट उस टाइम एक्टिव होता है सिक्किम के अंदर और एक अलग देश की मांग करते हैं। उस टाइम वहाँ डेपुटेशन से हटा के अजीत डोभाल को सिक्किम रवाना किया जाता है और सिक्किम में अजीत जी डोभाल जो एक जेम्स बॉन्ड का रूप है, जो मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया हुआ करते थे लाल डेंगा, उसके पास 7 कमांडर थे। उन कमांडरों के ऊपर वो अपने आप को एक धुरंधर मानते थे। 7 में से दोस्तों मैं आपको बताऊं 6 को अजीत डोभाल ने अपनी साइड कर लेते हैं और बाद में भारतीय सरकार इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिजो नेशनल फ्रंट के जो हेड होते हैं लाल डेंगा, उनकी एक मीटिंग करवाई जाती है और मीटिंग में कहा जाता है कि आपके 6 कमांडेंट हमारे पास हैं, वो हमारे पक्ष में है, तो आप अलग थलग की तो बात ही मत करो, इंडिया के अंदर मिलो, आप हम इलेक्शन करवाएंगे, वहाँ आप चुनाव जीतो, फ्रंट के अंदर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अलग देश की मांग मत करो। तब लाल डेंगा, हालांकि चुनाव होते हैं, लाल डेंगा वहाँ से चुनाव भी जीतता है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद में तुरंत ही सिक्किम वो मामला हल करते ही सिक्किम का मामला आ जाता है। मिजोरम हल करने के बाद में सिक्किम का मामला को सुलझाते हैं। इसके बाद उस टाइम पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर शोर से उठ रही थी और ब्लू स्टार 1984 ब्लैक थंडर जो 1988 में हुआ था, जो एक बहुत बड़े ऑपरेशन थे, जिसके अंदर मैं आपको दोस्तों बताऊं अजीत डोभाल एक टैक्सी चालक का रूप लेते हैं और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के बाहर चक्कर लगाते हैं, गोल्डन टेम्पल जिसको अपन बोलते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वो वहाँ से एक खुफिया एजेंसी के रूप में पता लगाते हैं। हालांकि उनको शक भी हो जाता है कि ये कोई आदमी साधारण आदमी नहीं है, टैक्सी वाला आदमी नहीं है। इसके बाद में अजीत डोभाल को भी इस बात का पता रहता है कि बाहर कितने दिन घूम के अपन सर्वे कर पाएंगे, अपन को पता नहीं चल पाएगा कि अंदर मंदिर के कितने आदमी हैं। तो डोभाल अंदर जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि मैं ISI का एजेंट हूँ। वो मानते नहीं है, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग वहाँ मानते नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल अपनी सूझबूझ से उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये ISI का एजेंट यहाँ पे आया, अपनी मदद करने के लिए आया है। वहाँ से अंदर से सारी सूचना लेके आते हैं और दोस्तों बाहर आने के बाद में अजीत डोभाल एक वो कारनामा कर दिखाते हैं जो गोल्डन टेम्पल के अंदर एक एक को चुन के मारते हैं और जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनको अपने रास्ते से अलग हटा दिया जाता है।
उसके बाद में 1988 में एक पुलिस पहला ऑफिसर इंडिया के अंदर पैदा हुआ जिसको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अजीत डोभाल की, पहला पुलिस ऑफिसर था दोस्तों। इसके बाद में एम्बेसी के अंदर इस्लामाबाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के लंदन में 7 साल के लिए भेज दिया जाता है। उस टाइम भी अजीत डोभाल रो के लिए काम करते हैं, मैं आपको बताऊं। और लाहौर के अंदर एक आलिया बाबा की मज़ार होती है, उस मज़ार के अंदर दोस्तों, हालांकि इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अजीत डोभाल मज़ार के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है हिंदुओं के मस्जिद में आता है, तो बोलता नहीं बाबूजी मैं मुस्लिम हूँ। बोले किसने कहा आप मुस्लिम हो? आप मुस्लिम नहीं हो, आप हिंदू हो। तो वो बूढ़ा आदमी है, वो कहता है कि जानना चाहते हो क्या आप? अजीत डोभाल हकबका जाते हैं और बोलते हैं जी साहब, तो मेरे पीछे आ जाओ। बूढ़े बाबा बोलते हैं, 2 गलियां छोड़ के उसको ले जाते हैं अपने कमरे के अंदर। कमरे का गेट खोला जाता है, सामने गणेश जी और बालाजी की फोटो लगी हुई होती है, तब शांति मिलती है अजीत डोभाल को। नहीं तो उनको लगता था कि मैं आज फंस ही गया। और अंदर आके कहते हैं कि बेटा आपके कान छिदे हुए हैं, मुस्लिम लोग कभी अपने कान नहीं छिदाते हैं, तो आप इसकी सर्जरी करवा के वापस आओ, आप बहुत नेक काम कर रहे हो भारत के लिए। अजीत डोभाल काफ़ी टाइम ये किस्से अपने सामने शेयर भी कर चुके हैं जो सुर्खियों में भी बने थे। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सारा मामला हल हो जाता है, इधर से पंजाब का मामला हल हो जाता है, एम्बेसी से आ जाते हैं। 1989 की बात है, कुका पारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर के अंदर फैलाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप आने वाले समय में मजबूत हो जाओगे तो पाकिस्तानी सेना आके आपकी मदद करेगी और इंडिया से आपको आज़ाद करवा लेगी। दोस्तों कुका पारे के ऊपर अजीत डोभाल ऐसा शिकंजा कसते हैं वहाँ जाके कि कुका पारे 250 लोगों के साथ इंडियन कश्मीर में मिल जाता है और पाकिस्तानियों के सामने एक चुनौती बन के उभर जाता है। ये अजीत डोभाल का ही दिमाग है दोस्तों। 1996 में वहाँ इलेक्शन होते हैं, कुका पारे वहाँ से चुनाव भी जीतते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं 2003 में कुका पारे को वहाँ से मार भगाते हैं, मार देते हैं और एक आतंकवादी का एक तरफ से माने तो खात्मा कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा मामला आता है 1999। उस टाइम IC-814 इंडियन एयरलाइंस को पंजाब के रास्ते तालिबानियों द्वारा कंधार ले जाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें वो इंडियन जो अपने नागरिक थे उनसे भरी हुई थी और आतंकवादी कहते हैं कि मौलाना मसूद अजहर सहित 100 आतंकवादियों को इंडिया से छुटवाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर आप उनको छोड़ दोगे तो हम आपकी एयरलाइंस को फ्री कर देंगे, अदरवाइज हम इनका खात्मा कर देंगे। दोस्तों उसके पीछे भी अजीत डोभाल का काम करता है और आतंकवादियों से सीधी जाके बात करते हैं और जो वो 100 लोगों की माफ़ी चाहते थे, 3 लोगों की माफ़ी के साथ में एयरलाइंस को वापस इंडिया ले आते हैं। वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। एक अजीत डोभाल के दिमाग में आज तक मशक्कत चल रही है। जो पूर्व क्रिकेटर थे जावेद मियांदाद, उनके बेटे के साथ में ये दाऊद की बेटी की शादी होनी थी और उसका रिसेप्शन जिसको अपन बोलते हैं वो रखा गया था दुबई में। इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग अजीत डोभाल बना लेते हैं और जो छोटा राजन गैंग के 2 बंदे थे उनको दिल्ली के अंदर वो ब्रीफ कर रहे होते हैं कि आपको कैसे अटैक करना है, कैसे क्या मुहैया करना है, कैसे हथियार मुहैया कराने, आपके पासपोर्ट कैसे बनने हैं। लेकिन कुदरत ने नहीं चाहा और खैर बातें तो पुरानी हैं, लेकिन कहते हैं कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर दाऊद के साथ मिले हुए थे और उनको पता चल जाता है कि उस होटल के अंदर ऐसे अजीत डोभाल ब्रीफिंग दे रहे हैं उनको। बाद में मुंबई पुलिस वहाँ पे आती है, उन दोनों को अपने कवरेज में ले लेती है और उसके बाद में दोस्तों अजीत डोभाल कहते हैं कि ये मेरा बहुत सीक्रेट मिशन है, इसको आप पूरा होने दो। हालांकि अजीत डोभाल इस चीज़ को बार बार नकार रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी नेगेटिव बात को जनता के सामने लेके नहीं आना चाहते और एक जो अपने रो के एजेंट होते हैं वो देश के प्रति वफादार भी होते हैं। तो दोस्तों छोटा राजन गैंग के जो दोनों बंदे थे उनको मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो दाऊद का वहाँ ये मान लो कि इंडिया लाने का जो उनका सपना था अधूरा रह जाता है। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि अजीत डोभाल सर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद में कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों।
2004 में जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो के अंदर पहले कोई टाइम एक मेंबर बने थे, वहाँ के डायरेक्टर बनते हैं। 2005 में उनका रिटायरमेंट होता है दोस्तों। 37 साल की उम्र वो नौकरी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 37 साल की पुलिस की इस जॉब के अंदर अजीत डोभाल एकमात्र ऐसे इंसान हैं, एकमात्र ऐसी इंडियन शख्सियत हैं जो मात्र 7 साल वर्दी पहनी, 30 साल सिविलियन के अंदर काम किया और देश के लिए न जाने कितने कितने खौफनाक दृश्य अजीत डोभाल ने देखे। एकदम से मौत के करीब जाके वो अपने पास वापस आए। ऐसी इंडियन शख्सियत अजीत डोभाल, जो आज इंडिया को इनके ऊपर गर्व हो रहा है। रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में अपनी कुछ कहानियां लिखने के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं। इसी भी 2014 के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है इंडिया की, मोदी सरकार गवर्नमेंट के अंदर आती है और 30 मई 2014 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA के रूप में अजीत डोभाल नए रूप में भारत के सामने उभर के आते हैं। तो भारत के 5वें NSA कमांडो जिसको बोला जाता है। इसके बाद में दोस्तों मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में NSA बनाया जाता है, जो पुलवामा अटैक इंडिया ने किया था, जो अभिनंदन की रिहाई करवाई थी। बताते हैं कि इसके अंदर सारा का सारा दिमाग अजीत डोभाल सर का काम कर रहा था। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है एक देश के लिए डिसीजन लेना, एक परिवार का डिसीजन लेना भी बड़ी बात होती है। कि अजीत डोभाल सर को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके आज इस देश के लिए तन मन और धन से समर्पित हैं। दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। NSA बनाने के बाद 2014 के अंदर ही ISI के द्वारा ईरान के अंदर काफ़ी दंगे फसाद किए जाते हैं और तकरीन जो पास में एक सिटी पड़ती है, वहाँ हॉस्पिटल में साउथ इंडियन 46 इंडियन नर्सें वहाँ आतंकवादियों के घेरे के अंदर आ जाती हैं। और जुलाई 2014 में डोभाल इराक जाते हैं, सारे के सारे मामले को सुलझाते हैं। और जो वहाँ के 5 जुलाई 2014 को कुर्तिस वहाँ की फोर्स होती है, उस कुर्तिस फोर्स को 46 नर्सें सौंप दी जाती है और इंडिया कोची उनको उतारा जाता है। मैं अजीत डोभाल सर की इतनी कहानियाँ बता सकता हूँ जिसका कोई अंदाज नहीं है। सर को बार बार सैल्यूट करने का मन कर रहा है। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अजीत डोभाल सर के साथ अजीत डोभाल सर के बारे में मेरे को ये वीडियो बनाने का मौका मिला। धन्यवाद। अंत में मैं 4 लाइनें सर के बारे में कह के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद दोस्तों। आपके भाई अरविंद नेवा का यूट्यूब चैनल जुनूनी बातें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ आप जुड़े रहो। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।